सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से, और जिसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं संविधान बनने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्षण भाग 1। तो आपको तो याद ही है कि पिछली वर्कशीट में हमने संविधान के बारे में ही समझा था, और ये समझा था कि संविधान की ज़रूरत आखिर क्यों होती है। और उसमें हमने ये भी समझा कि संविधान कहते किसे हैं, संविधान के अंदर लोगों की इच्छाएं शामिल होती हैं, संविधान लोगों के बीच एक विश्वास की भावना को बनाए रखता है, क्योंकि हमारा देश तो विविधताओं से भरा हुआ है। इतने सारे धर्म के लोग हैं, इतनी सारी जातियों के लोग हैं, तो अगर किसी एक की बात ही सुनी जाएगी तो दूसरे धर्म या जाति वाले को तो समस्या आएगी ही आएगी, और फिर लड़ाइयाँ छिड़ेंगी। तो इसके लिए जो हमारे नेताओं ने संविधान बनाया वो ऐसा संविधान बनाया कि जिससे सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सबके अंदर एक विश्वास की भावना बनी रहती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर संविधान बनने की प्रक्रिया में क्या क्या मुश्किलें आईं और कितने दिनों में जाकर ये बना। संविधान बनने की प्रक्रिया। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले, अगर आपको याद हो, बताया है कि हमारा देश जो हमारे देश का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, क्योंकि हमारे जो इतिहास में एक तारीख है 26 जनवरी 1930, जब लाहौर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तभी लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग करनी शुरू कर दी। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेताओं थे उनकी अगुवाई में लोगों ने पूर्ण स्वराज की जो है मांग करनी शुरू कर दी, और वहीं पर ये निर्धारित भी हुआ था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम अपने देश के लिए जब नियम कायदे बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ें रखेंगे। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। परंतु इतनी विविधताओं वाले हमारे देश के लिए यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। इस काम को पूरा करने के में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो कि 1946 में उनकी गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। तो देखिए कि 1946 में ही, जब हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, उससे लगभग 8-9 महीने पहले ही दिसंबर 1946 में एक संविधान सभा बना दी गई थी, जिसमें लगभग 300 लोगों को रखा गया था, सिर्फ इसीलिए कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तब हमारे देश में क्या क्या चीज़ें, हमारे देश के लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उनकी क्या इच्छाएं, उनको ध्यान में रख के एक संविधान बनाना था। संविधान सभा की बैठकें लगभग अगले 3 साल तक होती रहीं, तब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी प्रारूप समिति का मतलब होता है कि संविधान बनना कैसे है। उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना एक धर्म था, और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था ना, तो उस समय तो हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति भी गहरा सम्मान दिखाई देता है। और आप सब देखिए कि आज हमारा जो संविधान है वो विश्व के सबसे बढ़िया संविधानों में से एक माना जाता है, क्योंकि हमारा देश वाकई एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि इसमें इतनी सारी विविधताएं हैं। उन सबको एक साथ एकता के साथ रहना, उनको रहने देना, वो रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। तो
यही एक बहुत बड़ी बात है कि वो हम सब जितने भी अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, जितने भाषा बोलने वाले लोग हैं, फिर भी हम साथ मिलकर रह रहे हैं। तो इन सब का श्रेय हमारी संविधान सभा को जाता है, जिन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसका पालन हम सभी कर रहे हैं और सभी इस संविधान का पालन करते हुए साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। फिर हम आगे समझेंगे कि संविधान के मुख्य लक्षण या आयाम क्या हैं। तो देखिए, फिर एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो कि हमारे देश में, हमारे देश की व्यवस्था भी इसी तरीके की है, और वो है संघवाद। संघवाद का मतलब है कि देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों को होना, यानी हमारे देश में एक ही प्रकार की सरकार कार्य नहीं करती है, क्योंकि हमारा देश इतने विविधताओं से भरा हुआ है। हर राज्य की और हर राज्य में हर क्षेत्र की भी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, जिसे केवल एक केंद्र सरकार जो कि पूरे देश के लिए होती है वो नहीं समझ सकती और ना उनको सुलझा सकती। तो इसके लिए अलग अलग स्तर की सरकारें बनाई गई हैं। इसी को हम संघवाद कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में जो सरकार है वो 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला स्तर यानी केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर का मतलब होता है पूरे देश के लिए एक केंद्रीय सरकार। फिर दूसरे स्तर पर यानी राज्य स्तर पर राज्य सरकार, यानी अपने अपने राज्य की अलग अलग सरकार, जैसे कि हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार, अपने अपने राज्य की अलग अलग सरकार। और तीसरा स्तर भी है, तीसरा स्तर जिसको हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ये गांव में पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, यानी ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है, और नगरों में इसे हम नगर निगम प्रशासन कहते हैं। जैसे हमारी दिल्ली में भी तो 3 नगर निगम है ना, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। क्योंकि एक राज्य कभी कभी इतना बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि यूपी, तो वहाँ पर एक राज्य सरकार भी इन समस्याओं को, पूरे राज्य की समस्याओं को नहीं सुलझा सकती। तो इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों की, एक राज्य में ही थोड़े थोड़े क्षेत्रों में बांट दिया राज्य को, और उस क्षेत्र की भी अलग एक सरकार बना दी, जिससे स्थानीय मुद्दे वो स्थानीय स्तर पर ही सुलझाए जा सकें। तो अब समझ में आ रहा है ना कि हमारे देश, क्योंकि हमारा देश इतना विविधताओं से भरा है, इसलिए यहाँ पर 3 स्तरों पर सरकार कार्य करती है। और इसकी वजह यह भी है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके, और इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां भी दे रखी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो केंद्र सरकार है उसकी क्या शक्तियां, यानी वो किन मुद्दों पर अपने कानून बनाएगी, और राज्य सरकार के पास क्या शक्तियां हैं, राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बनाएगी। ये साफ तौर पर हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ताकि कोई आपस में झगड़ा ही ना हो। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नोत्तर पर, और एक क्रियाकलाप भी है, उसे कर लेते हैं, फिर अपने प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो पहला क्रियाकलाप है कि आप अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद यानी एमपी, विधायक यानी एमएलए और निगम पार्षद का नाम लिखिए, और पता भी ये लगाना है कि ये किस प्रकार की सरकार, जैसे केंद्र, राज्य या फिर अन्य स्थानीय सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। तो आपको ये पता लगाना है। तो देखिए, जो बैंक होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं। जो स्कूल होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन होते हैं, यानी जैसे सेंट्रल स्कूल होते हैं, और राज्य के अधीन जैसे हमारे जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, जिसमें कि आप सब पढ़ते हैं। फिर डिस्पेंसरी भी दोनों के अधीन होती है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन होती हैं। दिल्ली में तो दोनों के अधीन ही है, लेकिन राज्यों में राज्य सरकार के अधीन ही होती है। अस्पताल जो होते हैं, जैसे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में केंद्र सरकार के भी हैं, जैसे एम्स है, और राज्य सरकार के भी हैं, जैसे एलएनजेपी अस्पताल है। ये सारे राज्य सरकार के, दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं। लेकिन जब हम राज्य में जाते हैं, किसी राज्य में, हरियाणा में जाते हैं या राजस्थान में जाते हैं, तो वहाँ पर राज्य सरकार के ही ये अस्पताल होते हैं। जो पुलिस होती है वो राज्य सरकार के अधीन ही होती है। जैसे अगर आप हरियाणा में जाएं तो हरियाणा पुलिस मिलेगी, अगर आप यूपी में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस मिलेगी। लेकिन दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण तरह से राज्य नहीं है, तो दिल्ली में जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के पास है। फिर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, क्योंकि मुझे इनके नाम पता थे तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। जैसे मान लीजिए पूर्वी दिल्ली के हम सांसद
श्री गौतम गंभीर जी का नाम ले लेते हैं और ये केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। फिर विधायक जी जो कृष्णा नगर के विधायक हैं वो हैं श्री SK बग्गा, वो राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। और जो निगम पार्षद हैं वो कृष्णा नगर के ही संदीप कपूर जी हैं जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधीन कार्य करते हैं। तो इस तरीके से इन सब का स्तर बटा हुआ है कि कौन किस सरकार के अधीन कार्य करेगा। फिर अब हम बात करते हैं अपने प्रश्नोत्तर की। तो पहला प्रश्न है कि संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थीं। तो देखिए कि उत्तर है संविधान सभा के सामने संविधान का निर्माण करते समय बहुत सारी चुनौतियां थीं। जैसे हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो एक भाषा थी, ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। और वैसे भी उस समय जब संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे देश में भारी जो हमारा देश था वो भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। लेकिन इस संविधान सभा ने अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार करके दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ विविधता के प्रति भी गहरा सम्मान दिखाई देता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि संघवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब किसी देश में एक से अधिक स्तर पर सरकार कार्य करती है तो उसे हम संघवाद कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर तो 3-3 स्तरों पर कार्य करती है, जैसे केंद्र सरकार पूरे देश के लिए और राज्य सरकार अपने अपने राज्य के लिए। फिर तीसरा प्रश्न है कि हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, लिखिए। तो हमारे देश में सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है। ये भी लिख सकते हैं कि हमारे देश में 3 स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं। प्रथम केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार, द्वितीय राज्य स्तर पर राज्य सरकार और तीसरा जो है वो है स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। और चौथा प्रश्न है कि हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है। तो हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था निम्नलिखित कारण से महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा देश भारत विविधताओं से भरा हुआ है और हर राज्य की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, जैसे वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति और बहुत सारी भौगोलिक समस्याएं भी, जिसे केवल एक केंद्र सरकार ही नहीं हल कर सकती। इसलिए हर राज्य की व्यवस्था उस राज्य की राज्य सरकार को सौंपी गई, जिससे कि उस राज्य की समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सके। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि सरकार कितने स्तर पर कार्य करती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।